सो एप्लीकेशन कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स यानी जिसको बार बार यूज कर सके उसको रिसोर्स बोलेंगे। सोर्स और रिसोर्स में ये फर्क है, राइट। अब रिसोर्स इन इकोनॉमिक रिफर्स टू द इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले वो ऊपर वाला जो लाइन, ऊपर वाली लाइन उसको अंडरलाइन करो। इनपुट को अपने रिसोर्सेज बोलेंगे जो गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए काम लगते हैं। रिसोर्सेज आर एसेंशियल कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, एंड देयर एलोकेशन एंड मैनेजमेंट हैव वेरियस एप्लीकेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। Resources underpins economic analysis and decision making across various domains. Domains यानी areas और underpins यानी वो अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ऐसा बोलेंगे इसमें। अंडरपिन सपोर्ट्स लिख दो उसकी जगह पे, सपोर्ट्स। इकोनॉमिक एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनर्जी टू लेबर एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो एग्रीकल्चर में भी है, लेबर में भी, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर भी। एफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन इज क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड इंप्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब तीन चीजें समझो पहले। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रिटिकल यानी काफी जरूरी है। दूसरा सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब प्रेजेंट जनरेशन जो यूज करे ना उससे आने वाली जनरेशन को नुकसान ना होना चाहिए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए, मतलब अपनी अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। देयर आर सम की एप्लीकेशन। तो पहले रिसोर्स एलोकेशन है। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमंग वेरियस यूजेस इन एन इकोनॉमी। businesses, government and individuals must decide how to allocate resources efficiently to produce goods and services, underline करो, that fulfill needs and wants। पहले बिजनेस, बिजनेस इनपुट को यूज करके आउटपुट बनाएगा। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है उसका बराबर से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं वो चेक करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल, हम अपने पास जितने भी पैसे उन पैसों का यूज कैसे करना है उसके बारे में सोचेंगे। फिर आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्सेज आर ऑफन कैटेगराइज इनटू 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 4 अलग अलग फैक्टर्स के अंदर इसको डिवाइड करें। पहले लिखा है लैंड, उसके बाद में लेबर, फिर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप भी हम जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर बिजनेसेस एंड पॉलिसी मेकर्स व्हेन मेकिंग डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इनमें से हर किसी का अपना अपना रोल होता है और वो हर बार अपने लिए पॉलिसी मेकर्स के लिए जरूरी होता है उसके बारे में समझना। फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। रिन्यूएबल रिसोर्स लिखा है एक वर्ड, रिन्यूएबल यानी मतलब जैसे फॉरेस्ट है, जंगलों को अगर काट लिया जाएगा तो उसको वापस उगाया भी जा सकता है। जैसे डिफोरेस्टेशन होता है वैसे एफोरेस्टेशन भी होता है। तो मतलब ये रिन्यूएबल बोल सकते हैं, लेकिन इसको अगर समझो खत्म करने में टाइम कम लगता है लेकिन इसको वापस लाने में टाइम ज्यादा लगता है। तो हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट एंड फिशरीज, और दूसरे नॉन रिन्यूएबल है जिसमें मिनरल्स, एक बार जमीन में से मिनरल्स निकल गए उसके बाद में उसको वापस पैदा करने में करोड़ों साल लग जाते हैं। सस्टेन फॉसिल फ्यूल्स यानी क्रूड ऑयल वगैरह, और कोल। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इज वाइटल, वाइटल का मतलब भी इंपॉर्टेंट, टू एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन। लिखा है ना फ्यूचर जनरेशन, जहां सस्टेनेबल आएगा ना वहां मतलब समझ लेना ये फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना करके प्रेजेंट जनरेशन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने की बात है। फिर लेबर इकोनॉमिक्स। लेबर इज अ की सोर्स रिसोर्स इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन। लेबर इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर। फिर आता है उसमें सप्लाई एंड डिमांड तो है ही, पर वेज डिटर्मिनेशन, कितने वेजेस या तो पगार दिया जाएगा, एंड
वर्क फोर्स का पार्टिसिपेशन कितना करना है, यानी कितने लोगों को अपने एम्प्लॉय करेंगे या मशीन को एम्प्लॉय करेंगे। लेबर रिसोर्सेज आर अलोकेटेड अलोंग अमोंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑक्यूपेशंस। ये सब तुम्हारे पास रिसोर्सेज अलग अलग, जितने रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक हम देखें तो इंडस्ट्रीज में और ऑक्यूपेशन में उसको क्लासिफाई करना है, उसको अलोकेट करना है। फिर होता है कैपिटल एलोकेशन। कैपिटल रिसोर्सेज रिफर टू फिजिकल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल में जिसको अपने बिजनेस में यूज करे ना वही कैपिटल। तुम्हारी दुकान तुम्हारे लिए कैपिटल है, तुम्हारा घर तुम्हारी कैपिटल नहीं है, बिजनेस में यूज नहीं होता है। तो फिजिकल एसेट्स में मशीनरी, बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आंतर मार्खाकीय सेवाओं के। बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टू अलोकेट कैपिटल एफिशिएंटली। कैपिटल है लेकिन उसका अलोकेशन प्रॉपर होना जरूरी है। अलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। दो बातें, तुम्हारे पास अगर असेट है, असेट अगर 10 साल चलेगी तो 10 साल के अंदर जितनी असेट की कीमत है उससे ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। 10 साल के अंदर जितना डेप्रिसिएशन तुम निकालते हो उससे ज्यादा तुमको रिटर्न मिलना चाहिए, तभी वो असेट फायदे वाली है, अदरवाइज वो कैपिटल का कोई मतलब नहीं बनता। तो दो चीजों को अंडरलाइन करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। फिर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इज अ क्रिटिकल रिसोर्स। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स में से एक है। नॉलेज, याद रखो जो कंट्री के अंदर नॉलेजेबल पर्सन अवेलेबल है वो कंट्री का एडवांसमेंट जल्दी होता है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, investment in education, training and workforce development enhances human capital, leading to higher productivity and economic growth। जब भी अपने एजुकेशन को इंक्रीज होता हुआ देखे, ट्रेनिंग बढ़ेगा या वर्कफोर्स के अंदर कोई भी तरह का वर्कफोर्स में डेवलपमेंट करना, मतलब ट्रेनिंग से डेवलप कराना इनको, तो हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर इंक्रीमेंट देखते हैं और इससे प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन करने की आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। फिर रिसोर्स इकोनॉमिक्स। रिसोर्स इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन द अलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंसेप्ट्स लाइक, देखो अब इसमें रिसोर्स इकोनॉमिक्स का मतलब अलोकेशन एंड मैनेजमेंट, ऊपर जो देखा ना वो सिर्फ अलोकेशन था, यहाँ अलोकेशन मैनेजमेंट दोनों। जैसे स्कैरसिटी रिसोर्स की होना, एक्सट्रैक्शन कॉस्ट यानी जमीन में से उसको निकालने का खर्चा, उसको एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बोला जाएगा। एंड रिसोर्स डिप्लीशन, डिप्लीशन यानी रिसोर्स इसका खत्म हो जाना, आर स्टडी टू इन्फॉर्म पॉलिसीज रिलेटेड टू रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रिसोर्स को कंजर्व करना मतलब उसको संभाल के यूज करना, उसको कंजर्वेशन बोला जाता है, साथ भी नहीं यूज करूँ। फिर एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इलेक्ट्रिसिटी प्ले अ वाइटल रोल इन मॉडर्न इकोनॉमीज। Efficient allocation and management of energy resources are essential for energy security and environmental sustainability। जो भी एनर्जी रिसोर्स है जिसमें कौन सा आता है, जहाँ फ्यूल की तरह से जो काम लगता है वो फॉसिल फ्यूल, फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स या इलेक्ट्रिसिटी, वो आज के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते उसके पीछे का कारण कि इसका अलोकेशन और मैनेजमेंट बराबर होना चाहिए। तो एनवायरमेंट में वापस आया वर्ड वही सस्टेनेबिलिटी। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जिस तरह से एनवायरमेंट को या रिसोर्सेज को यूज करते हैं वो आज की जनरेशन यूज करे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर वाटर रिसोर्सेज आर क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। इफेक्टिव वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एड्रेसेस इश्यूज लाइक वाटर स्कैरसिटी, पोल्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या बताया गया,
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और डेली लाइफ के अंदर जो वाटर यूज किया जाता है वो स्कैर्सिटी, पहली बात कि पानी का ना होना, दूसरा उसका पोल्यूशन होना, खराब होना, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे होना, यानी इक्विटेबल यानी एक समान डिस्ट्रीब्यूशन, ये जरूरी है। फिर आता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रिप्रेजेंट अ रिसोर्स दैट कैन increase productivity and drive economic growth. Investment in research and development is a way to harness अरेंज लिख सकते हो, डेवलप लिख सकते हो, रिसर्च और डेवलपमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमेशा जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो दो काम करती है, एक तो कॉस्ट सेविंग होती है और दूसरा वो लेबर सेविंग होती है, खर्चा कम करे और लेबरर्स के काम को बचाए। नाउ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, governments allocate resources to provide public goods and services. पब्लिक गुड्स का मतलब जिसको एक इंसान यूज नहीं करता, सब लोग यूज करेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा यानी रोड्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल की फैसिलिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, और डिफेंस, डिफेंस में दोनों आगे, पुलिस सिस्टम और आर्मी। रिसोर्स एलोकेशन डिसीजंस इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड ओवरऑल वेल-बीइंग ऑफ सिटीजन्स। तो अब जब भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का रिसोर्स एलोकेट किया जाता है तो इसमें सबसे पहले पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। फिर आता है एनवायरमेंटल पॉलिसी। रिसोर्स इकोनॉमिक्स इन्फॉर्म्स एनवायरमेंटल पॉलिसीज एम्ड एट प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, मिटिगेटिंग पोल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। कंसेप्ट लाइक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, कैप एंड ट्रेड, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म का दूसरा नाम है ये, एंड allocate pollution allowances efficiently। एनवायरमेंट की पॉलिसी हमेशा याद रखो, पहले मिटिगेट लिखा हुआ एक वर्ड है, देखो मिटिगेटिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन को दूर करना बोल सकते हैं, या तो पोल्यूशन के प्रॉब्लम के साथ में लड़ना। मिटिगेटिंग यानी दूर करना, रिमूविंग। तो हम रिसोर्स इकोनॉमिक्स के अंदर साथ में ये भी करेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज उसको प्रिजर्व करे, वो खत्म ना होने चाहिए, खराब ना होने चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी उसमें भी प्रमोट करना है कि फ्यूचर जनरेशन को काम लगे। अब एग्रीकल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिलाइज ऑन लैंड, वाटर एंड लेबर, तीन चीजें जरूरी है, जमीन, पानी और इंसान की मेहनत। रिसोर्सेज, लेबर रिसोर्सेज, farming practices, crop selection, and land use decisions involve a resource allocation consideration. फार्मिंग प्रैक्टिस यानी किस तरह से फार्मिंग किया जाता है, दूसरा क्रॉप सिलेक्शन, कौन सा क्रॉप उगाया जाएगा, और जमीन का यूज कैसे करना है, साल में एक बार, दो बार, तीन बार हम क्रॉप्स मल्टीपल क्रॉपिंग के जरिए से ले सकते हैं। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेसेस यूज resources efficiently in supply chain management, decisions regarding sourcing, transportation, and inventory management impact the allocation and utilization of resources in the production and distribution of goods. पहले सोर्सिंग लिखा है, मतलब कहाँ से हमारे लिए इनपुट्स आएंगे, वो सोर्सिंग। फिर ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह से हम तक पहुंचेंगे। फिर इन्वेंट्री कितनी रखनी है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक कितना रखना है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, और फिनिश गुड्स का स्टॉक, वो कैसे रखना है और कितना मेंटेन करना है, ये भी आपके डिसीजन पे इम्पैक्ट करेगा, आप जिस तरह से प्रोड्यूस करते हो और गुड्स को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसमें। फिर आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमोंग कंट्रीज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। Countries specialize in producing goods and services using their abundant resources and trade with others for items they lack. नॉर्मली जो कंट्री बाहर से गुड्स मंगवाती है वो चीज़ उसके घर में प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसलिए बाहर से मंगवाना पड़ता है।
और जो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है वो हम दूसरी कंट्री में भेजेंगे। तो इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड दो तरह के एडवांटेज होते हैं। एक एब्सोल्यूट एडवांटेज, जो चीज़ हम अपनी कंट्री के अंदर बना ही नहीं सकते उसको बाहर से मंगवाए, वो एब्सोल्यूट एडवांटेज है। और दूसरा, एक चीज़ मैं भी बना रहा हूँ, दूसरी कंट्री भी बना रही है, पर उसमें से वो वाली कंट्री ज़्यादा सस्ते में और ज़्यादा अच्छी तरीके से बना रही है, तो वो कंपेरेटिव एडवांटेज हो गया। कंपैरिजन में एडवांटेज किसको, उस कंट्री को है। एबंडेंट का मतलब વધારે પ્રમાણમાં હોય ને એબંડન્ટ કહેવાય। अब एप्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ, ये क्वेश्चन इजी है। 7 क्वेश्चन है सैटरडे की टेस्ट में, समझ लेना, कोई ऑप्शन नहीं। एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ, वेल्थ इन इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द एक्यूमुलेशन, अंडरलाइन करो, एक्यूमुलेशन ऑफ असेट्स एंड रिसोर्सेज दैट हैव वैल्यू, जिसकी कीमत है, वो सारे रिसोर्सेस, उसका एक्यूमुलेशन यानी उसको इकट्ठा करना। वेल्थ इज अ सेंट्रल कंसिडरेशन इन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, investment decisions, economic policy, broader societal discussions about income and wealth inequality. Distribution is essential for individuals, businesses, and policymakers in achieving economic goals and promoting economic well-being. Wealth has significant applications in various aspects of economic analysis and decision making. There are some key applications of the concept of wealth. ये जो मैंने ऊपर अलग अलग पॉइंट्स को रीड किया ना, वो सब यहाँ पे 1 by 1 है, इसलिए उसको एक्सप्लेन यहाँ पे अपने स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले आता है एसेट की वैल्यूएशन। वेल्थ में बहुत सारी एसेट्स आती है। सबसे पहले रियल एसेट, रियल एसेट यानी बिल्डिंग्स, उसके बाद में स्टॉक्स, फिर बॉन्ड्स, फिर उसके बाद सेविंग्स अकाउंट एंड वैल्यूएबल पोजीशंस। वैल्यूएबल पोजीशंस मतलब गोल्ड आ गया, आर्टिफैक्ट आ गए, ये आर्टिस्टिक चीजें होती है ना, पेंटिंग वगैरह, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हुआ। Accurately valuing these assets is crucial for individuals, businesses and policy makers for financial planning and decision making. अगर हम इंडिविजुअल्स, बिजनेस और पॉलिसी मेकर्स की तरह से बात करें, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको हर चीज की कीमत बराबर से पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड वन कम्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टर्स यूज wealth analysis to make decisions about allocating their assets among different investment options. The goal is to maximize returns and manage risks. Understanding the expected returns and risks associated with various assets is essential for building and preserving wealth. पहले क्या बताया गया, देखिए, मैक्सिमम रिटर्न और रिस्क को मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन। मैक्सिमम रिटर्न कैसे होता है कि जब भी हम किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, उसमें से 2 तरह के रिटर्न मिलते हैं। एक तो जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट की, वो कैपिटल का बढ़ना, और दूसरा उसमें से जो इनकम कमाई जाती है, उस इनकम का रिटर्न आपको डिविडेंड की तरफ से मिलना या इंटरेस्ट की तरफ से मिलना। और रिस्क सबसे ज़्यादा जिस बिजनेस के अंदर हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना भी ज़्यादा मुनासिब नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कितना रिटर्न्स मिलेगा और रिस्क कितना है, वो तो आपको अपनी एसेट का एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। लोग वैसा ही करते हैं, अलग अलग तरह की एसेट्स खरीदेंगे और उसी के ऊपर इनकम जो जनरेट होती है वो कमाते जाएंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, wealth management professionals help individuals and institutions manage their investments and assets. They use strategies to diversify portfolio. देखो, अब पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। अब मैंने शेयर्स खरीदे, शेयर्स यानी रिस्की, उसकी प्राइस अप भी जा सकती है, डाउन भी आ सकती है। लेकिन डिबेंचर सेफ है, लेकिन उसमें रिटर्न कम है। इसी तरह से हम बात करें बॉन्ड्स, तो वो भी सेफ है, रिटर्न उसमें भी कम है। तो कोई इंसान अगर रिस्क और सेफ्टी दोनों के बीच में अगर बैलेंस रखना चाहता है,
तो वो क्या करेगा, इन दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट इक्वली करेगा या तो उसका प्रपोर्शन अपने हिसाब से रखना चाहेगा। एक शेयर में फायदा होता है, एक शेयर में नुकसान, तो फायदे वाला शेयर नुकसान वाले शेयर के नुकसान को भरपाई करने का काम करता है। ये होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ शेयर्स होना जरूरी नहीं है, शेयर्स भी हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, असेट्स भी हो सकती है, इवन गोल्ड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो पोर्टफोलियो में जिसमें तुमने इन्वेस्ट किया वो सारी प्रॉपर्टीज आ गई, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। एंड मैक्सिमाइज रिटर्न्स टेकिंग इनटू अकाउंट द क्लाइंट्स फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस यानी रिस्क सहन करने की ताकत कितनी है, टॉलरेंस यानी सहन शक्ति। फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, wealth accumulation is a central consideration in retirement planning. Individuals and financial advisors estimate the amount of wealth needed to sustain a desired lifestyle during retirement and develop strategies to achieve those goals such as saving and investing. रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब कि हम रिटायरमेंट के बाद अपनी इनकम आती रहे वैसा मैनेजमेंट करें। तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग में इंडिविजुअल्स और इवन फाइनेंशियल एडवाइजर्स इस तरह से लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपका प्लानिंग करेंगे कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद में भी सेम लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाओ। फिर आता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में टैक्स कहाँ कहाँ पे आपको पे करना है और साथ में कहाँ बच सकता है टैक्स, वैसा इन्वेस्टमेंट कराना। इनकम और असेट्स दोनों के ऊपर टैक्स लगता है, और ये जो टैक्सेशन है वो तुम्हारे इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे, एस्टेट प्लानिंग पे और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन पे अफेक्ट करता है। फिर एस्टेट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग जैसे बताया मैंने, एस्टेट प्लानिंग यानी जो प्रॉपर्टीज होती है ना उसका प्लानिंग, वो एस्टेट प्लानिंग है। एस्टेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टू heirs, heirs यानी वारसदार। एंड बेनिफिशियरीज, जिनको फायदा पहुंचाना है वो, while minimizing taxes and administrative costs. It often includes the creation of wills, wills यानी वसीयत बनाना, ट्रस्ट बनाना। ट्रस्ट कब बनता है, जब माइनर होता है ना, या कोई इंसान इनसेन यानी पागल हो तो उसके नाम से ट्रस्ट बनाया जाता है उसके बेनिफिट के लिए। एंड अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट्स टू एंश्योर द स्मूथ ट्रांसफर ऑफ असेट्स। उसके अलावा भी पावर ऑफ अटर्नी भी है जिसमें अपने ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी एसेट को दूसरे के नाम से। इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी एनालिसिस, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स स्टडी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम इनइक्वालिटी टू असेस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज विद इन अ सोसाइटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, असमानता। Understanding wealth disparities helps inform policies aimed at promoting economic fairness and social cohesion. सोशल कोहेजन का मतलब सोसाइटी किस तरह से एक दूसरे से बंधी हुई है, कोहेजन का मतलब जोड़ान होता है। और इकोनॉमिक फेयरनेस का मतलब क्या, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं इकोनॉमी के अंदर, वो देखना। फिर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेल्थ एक्यूमुलेशन at the national level is a critical factor in economic development. Wealthier countries typically have more resources to invest in infrastructure, education, healthcare and other areas that contribute to economic growth. जो कंट्री के पास पैसे ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा होना इसका मतलब उनके कंट्रीमैन के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, वो कंट्री के पास गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा खर्चा कर सकती है, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर सकती है, तो इसका मतलब उस कंट्री का ग्रोथ ज़्यादा होगा। फिर बिजनेस एक्सपांशन एंड प्लानिंग, फाइनेंसिंग सॉरी। बिजनेस इज यूज द एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का यानी क्या, जो भी पैसा वो रिजर्व की तरह से अपने पास जमा रखती है, डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट ना करे और अपने पास रिजर्व यानी अनामत की तरह से वो पैसा जमा रखे, वो उसकी वेल्थ को इंक्रीज कर रही है। बिजनेस इज यूज देयर एक्यूमुलेटेड वेल्थ
और एक्सेस टू एक्सटर्नल वेल्थ, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट टू फाइनेंस एक्सपांशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। वेल्दी इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस में प्रोवाइड फंडिंग टू स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश कंपनीज। जितने भी इंडिविजुअल्स है या इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करेंगे, स्टार्टअप, जो भी बड़े स्टार्टअप्स है उनको फंडिंग करने का काम करेंगे। फंडिंग करना मतलब स्टार्टअप को पैसा देने का काम करते हैं। याद रखो, कोई भी स्टार्टअप ऐसे ही अपने खुद के पैसों से स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्टअप जब भी स्टार्ट किया जाता है उस वक्त पहले उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है, उसको अलग अलग इन्वेस्टर्स के सामने रखा जाता है। इन्वेस्टर को लगेगा इसमें मेरा पैसा बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज आपको बार बार उस प्रोजेक्ट को चेंज करने का बोलेंगे। फिर वेल्थ प्रिजर्वेशन, प्रिजर्विंग यानी उसको वेल्थ को संभालना। प्रिजर्विंग वेल्थ इज अ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। हाई नेटवर्थ यानी जिनकी इनकम पहले से ही ज्यादा है, वो अपनी वेल्थ को पहले तो प्रिजर्व करेंगे, बढ़ाने का बाद में, लेकिन पहले प्रिजर्व करेंगे, जितनी उतनी तो रहे। स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड एसेट प्रोटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट एंड टैक्स फ्री वेल्थ ट्रांसफर। पहले एसेट का प्रोटेक्शन करना, यानी अपनी एसेट कोई दूसरा अपने नाम से ट्रांसफर ना कर ले, ये देखना। रिस्क मैनेजमेंट, उस एसेट को होल्ड करने में कितना रिस्क है। और टैक्स एफिशिएंट वेल्थ ट्रांसफर, और जब भी हमको वेल्थ किसी को ट्रांसफर करनी हो तो टैक्स बचे कैसे वो ध्यान में रख के उसका ट्रांसफर किया जाए। फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। Wealth analysis helps policymakers design social welfare programs that target assistance to those with lower wealth levels। इसमें assistance लिखा है ना, उसका मतलब मदद, हेल्प आता है उसका मतलब। मीन्स टेस्टेड प्रोग्राम्स में प्रोवाइड सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स और फैमिलीज बेस्ड ऑन देयर वेल्थ और इनकम। तो अगर समझो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स करने हैं, यानी लोगों का, जो गरीब लोग हैं ना उनके लिए अगर प्रोग्राम्स बनाने, तो उस वक्त भी हम क्या देखते हैं, दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उनके पास वेल्थ कितनी, उनकी इनकम का जरिया कितना है, वो सब ध्यान में रखा जाता है। फिर फिलान्ट्रोफी एंड चैरिटेबल गिविंग। फिलान्ट्रोफी यानी अपनी मर्जी से काम करना, कोई आपको बोल नहीं रहा है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से कोई जगह पे पैसा देना या कोई काम करके देना, वो। वेल्दी इंडिविजुअल्स एंड फाउंडेशंस यूज देयर वेल्थ टू सपोर्ट चैरिटेबल कॉजेज, आया ना, यानी सिर्फ दान के लिए वो काम किया जाता है। एंड फिलान्ट्रोपिक एंडेवर्स, एंडेवर्स यानी एफर्ट्स, मेहनत करना। दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस कैन हैव सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फिर उसके बाद में 13 पॉइंट स्टार्ट होता है। जितना लोग ज्यादा चैरिटी करते हैं ना गरीब कंट्रीज के अंदर, वो जरूरी बनता है, क्योंकि उससे सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट होता है। फिर उसके बाद में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 13 पॉइंट है। इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, wealth affects trade balances and foreign exchange rates. Countries with greater wealth and financial resources can have a stronger influence on the global economy. जिसके पास वेल्थ ज़्यादा है, जिसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसे ज़्यादा है, वो कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर राज करेगी, ऐसा समझ के चले। तो ये सेकेंड क्वेश्चन आज का खत्म। Application of the concept of welfare, question number 7. So, welfare in economics pertains to the well-being, satisfaction and quality of life. वेलफेयर देखो कितनी चीजें पहले बताए, वेल-बीइंग यानी जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कोई भी कॉमोडिटी में से, सेटिस्फेक्शन मिलेगा या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिविजुअल और सोसाइटी एज अ होल। इट encompasses various economic and social factors that contribute to people's overall welfare। यानी encompasses यानी includes लिख सकते हो उसकी जगह पे।
welfare is a key consideration in the design and evaluation of public policies. कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाने में और उस पब्लिक पॉलिसी के इवेल्युएशन मतलब वो सही बनाया गया या गलत, उसके लिए इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए और सोशल प्रोग्राम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए वेलफेयर का समझना। की कंसिडरेशन मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसमें पहले आता है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट पहले सोशल सिक्योरिटी, जहां पे भी सोशल सिक्योरिटी है मतलब समझ लेना रिटायरमेंट के बाद उसका बेनिफिट जो मिलता है वो कि इंसान भले काम ना करता हो लेकिन रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सके, इसलिए सोशल सिक्योरिटी बोला जाता है, भीख मांगने की नौबत ना आई है। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट या तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कब दिया जाता है, ये कुछ कंट्रीज के अंदर, और नरेगा और मनरेगा ये जो तुम्हें सीखा था वो, उसके अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता था। एंड फूड असिस्टेंस, खाना मिले, are designed to improve the welfare of individuals and families facing economic hardship. जिनको तकलीफ है, जो इकोनॉमिकली वेल नहीं है, उन सब के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। These programs provide financial support and safety nets. सेफ्टी नेट्स यानी एक ढाल बनाना, जैसे बोलते हैं ना फाइनेंशियल सपोर्ट, पैसे ना होने के सामने एक ढाल बना के रखना। एंड हेल्थ केयर पॉलिसी, welfare analysis is applied to assess healthcare policies, including the provision of public healthcare services and health insurance programs, evaluating the impact of policies on access to healthcare, health outcomes and financial security is crucial. अब ये हेल्थ केयर पॉलिसी में गवर्नमेंट जो पहले तो एम्स जिसको बोलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज, राइट, ये जो इसकी हॉस्पिटल्स है अलग अलग जगह पे, और ऐसा माना जाता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट उसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं और सबसे अच्छे डॉक्टर्स उसके अंदर। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट की हेल्थ केयर फैसिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, पर अपने क्या ऐसा लगता है ना कि अपने नीचे हो जाएंगे इसलिए नहीं, या तो हम ऐसा माना जाएगा कि हम गरीब है इसलिए हम वो जगह पे जाते नहीं हैं। अगर तुम ऐसी बात करो कि यहाँ पे जितने भी लोकल डॉक्टर्स हैं उन सबकी डिग्री तुम पढ़ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर कोई एमबीबीएस होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर, बाकी बीएचएमएस, कोई तो डीएचएमएस भी होगा, बराबर, कोई आयुर्वेदिक का डॉक्टर, ये सब डॉक्टर तुम्हारे इलाज करते हैं और वो भी एलोपैथी की दवाई आपको देके। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हो ने, तो जो डॉक्टर वहां पे बैठा है ने वो एमबीबीएस होगा, और दूसरी बात वो ऐसा डॉक्टर नहीं होगा, वो जो रिनाउंड डॉक्टर्स में से है ना वैसे डॉक्टर को वहां पे विजिटिंग, ये जैसे यहाँ पे विजय वल्लभ हॉस्पिटल है, या फिर ये गीता मंदिर के पास कौन सी हॉस्पिटल है, ये एक दूसरी यहाँ पे गीता मंदिर के पास हॉस्पिटल, और दूसरा ये जमनाबाई हॉस्पिटल है, ये जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कौन सी नाम, SSGB है, सर सयाजीराव गायकवाड़ हॉस्पिटल, राइट। ये जितने भी हॉस्पिटल्स है उसके अंदर डॉक्टर्स जो है ना वो अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, बराबर ने। अब आगे इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन एक्सेस टू हेल्थ केयर, हेल्थ आउटकम्स एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज क्रूशियल। देखो फाइनेंशियल सिक्योरिटी लिखा है, पैसे अगर समझो कि बीमारी के अंदर किसी इंसान के चले जाए जो ऑलरेडी पहले से कम इनकम कमा रहा है, तो वहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसकी जीरो हो गई, मतलब वो फिर घर पे खाना क्या देगा, राइट, और एजुकेशन कैसे करवाएगा बच्चों का। फिर एजुकेशन पॉलिसी, इसमें भी सेम वेलफेयर देखा जाता है। देखो वेलफेयर कंसिडरेशंस इनफॉर्म एजुकेशन पॉलिसीज एम्ड एट इम्प्रूविंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूसिंग एजुकेशनल डिस्पैरिटीज एंड एनहांसिंग ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। यानी क्वालिटी एजुकेशन अब है ने, पहले कैसा था हर स्टेट अपना अपना बोर्ड चलाता, जैसे गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, ऐसे महाराष्ट्र का बोर्ड अलग, राजस्थान का बोर्ड अलग, अभी भी ऐसा चल रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कि वन नेशन वन एजुकेशन, यानी पूरी कंट्री के अंदर सिंगल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, एक ही तरह की पढ़ाई सब जगह पे होनी चाहिए, इससे का यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी हुई तुम्हारे लिए। फिर इसमें एजुकेशन में डिस्पैरिटीज यानी इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, सबको एजुकेशन का एक्सेस मिलना चाहिए।
इसलिए वो EWS निकाला, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक अनामत जो होता है ना वो अलग से। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड इनकम ट्रांसफर प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटीज एंड इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी जो इनकम है ना वो टैक्सेशन से लोगों के पास से, जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास से खींच लेना वापस और उसको गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज करना, उसको इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। पुनः बेचनी। पावर्टी एलिविएशन, गरीबी दूर करना। पावर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजीज सच एज माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम, माइक्रो फाइनेंस यानी 5,000 25,000 का पैसा लोन की तरह से मिले वो। फिर जॉब ट्रेनिंग एंड हाउसिंग असिस्टेंस एम टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश यानी जो बहुत ज़्यादा गरीब है पॉपुलेशन में, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, उनको भी इकोनॉमिकली आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। फिर लेबर मार्केट पॉलिसीज, labor market policies including minimum wage laws, labor unions and workplace regulations can have significant impact on worker welfare by influencing wages, working condition and job security। मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया था, उसके अंदर मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है, ये बार बार रिवाइज किया जाता है कि मिनिमम वेजेस कितना होगा, उससे कम वेजेस आप किसी को दे नहीं सकते, राइट। जब अगर बात करें तो पहले 6,000 रुपये ना मिनिमम वेजेस था, फिर 9,000 हुआ, उसके बाद में अभी 11,500 रुपये। तो अगर आप कॉल सेंटर में काम करने जाते हो तो 11,500 रुपये तो सैलरी मिनिमम आपको मिलेगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी कोई भी स्किल्ड वर्कर को इतना पैसा तो मिलेगा। फिर जॉब सिक्योरिटी का मतलब जॉब में कंफर्मेशन मिलना चाहिए। 11-11 महीने के बाद अगर आपको डिसाइड करना पड़े कि मुझे इस जॉब के अंदर रहना है कि नहीं रहना है, या वो मुझे रखेगा कि नहीं रखेगा, तो ये गलत है। फिर एनवायरमेंटल पॉलिसीज, एनवायरमेंटल पॉलिसीज सीक टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी टू इम्प्रूव ओवरऑल वेलफेयर। दे एड्रेस इश्यूज लाइक पोल्यूशन कंट्रोल, नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। देखो वापिस आया मिटिगेशन वर्ड, मिटिगेशन का मतलब किसी चीज को दूर करना, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन यानी नुकसान को दूर करना आएगा। हमेशा मिटिगेशन एक्सपेंस का मतलब भी वो होता है फायर, फायर ब्रिगेड वाले जब आग लगती तब आते हैं ना, तो उसके बाद वो तुमसे जो फायर आग को बुझाने का जो भी खर्चा होता है वो अगर लेके जाए तो उसको मिटिगेशन एक्सपेंस बोला जाता है। नुकसान को रोकने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो मिटिगेशन एक्सपेंस है। तो एनवायरमेंटल पॉलिसी जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल वगैरह आता है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस एंड एजेंसीज वर्क टू इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी, फेयर प्राइसिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन मार्केट्स, एनहांसिंग कंज्यूमर वेलफेयर एंड कॉन्फिडेंस। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बनना चाहिए कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर का वेलफेयर इसका मतलब कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिले उस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन जो वो चाहता है वैसा मिलना चाहिए, और प्राइसिंग उसकी फेयर होनी चाहिए और प्रोडक्ट सेफ होनी चाहिए यूज करने के लिए। फिर आता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, utilities and public spaces contribute to improved welfare by enhancing the equality of life, नहीं the quality of life है, the quality of life and economic efficiency and accessibility। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड वगैरह आपको जो मिलते हैं ना, इवन यूटिलिटी सर्विस यानी बस सर्विस जो आपकी मिलती है, भले आप पैसे देके वो बस सर्विस हासिल करते हो लेकिन वो पब्लिक यूटिलिटी के अंदर गिना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए। और एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर एम टू स्टेबलाइज फूड प्राइसेस, सपोर्ट फार्मर्स एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी, अल्टीमेटली बेनिफिटिंग द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स एंड रूरल कम्युनिटीज। तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज कहाँ पे, फूड प्राइस को रेगुलेट कर, स्टेबलाइज मतलब रेगुलेट करना, स्टेबलाइज करना मतलब उसको रेगुलेट करना, स्थिर करવું કહેવાય એને। सपोर्ट फार्मर्स और फूड सिक्योरिटी मतलब कोई भी भूखा ना सोए ये देखना। फूड सिक्योरिटी बिल 2006 या तो 2008 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया था पार्लियामेंट के अंदर। तो इसका मतलब उसके बाद में अगर किसी भी इंसान की भूख से अगर मौत हो जाती है तो जहाँ पे भी उसकी मौत हुई स्टेट की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए उसका जो फूड मिनिस्टर है ना वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्टीमेटली बेनिफिटिंग द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स एंड रूरल कम्युनिटीज, इसमें कंज्यूमर को भी फायदा हुआ
और खास करके रूरल कम्युनिटीज यानी गांव के लोगों को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि गांव में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। फिर फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसीज रिलेटेड टू फैमिली सपोर्ट, पेरेंटल लीव, चाइल्ड केयर सब्सिडीज आर डिजाइन टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ फैमिलीज एंड प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत सारे बड़े बिजनेसेस है जिसके अंदर पेरेंटल लीव दी जाती है, फैमिली सपोर्ट किया दिया जाता है। मतलब फैमिली सपोर्ट में क्या, अगर कोई समझो कि काम करने वाला इंसान एक्सीडेंटली अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो घर में कमाने वाले की अगर डेथ हो जाए तो उसके घर में से किसी एक को उसी कंपनी के अंदर कोई जगह पे जॉब दे दी जाए। फिर चाइल्ड केयर सब्सिडीज भी दी जाती है। हाउसिंग पॉलिसी में अफोर्डेबल घर मिले, यानी सस्ते में घर मिले, क्वालिटी वाला घर मिले, और एक्सेस टू शेल्टर विथ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन यानी इफेक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। सबका यहाँ पे फायदा जरूरी है और सबका फायदा देखना यहाँ जरूरी है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एम टू इम्प्रूव द वेलफेयर ऑफ रीजन्स और नेशंस बाय फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या जरूरी है, पहली बात तो समझो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज क्या इंप्रूव करेगी, रीजन्स का, जिस एरिया की बात करूं उस एरिया का जो वेलफेयर है वो इंप्रूव होगा, या और नेशंस बाय फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, जॉब क्रिएशन, जॉब ज्यादा क्रिएट हो, पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी कम हो। फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वेरियस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस are used, GNH, gross national happiness, are used to assess and compare the welfare and well-being of different countries or regions। पता है डिफरेंट कंट्रीज में सबसे ज्यादा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कौन सी कंट्री की है? भूटान। बहुत खुश रहते हैं लोग वहां पे, समझे, कोई दुखी नहीं है वहां पे। कंट्री छोड़ के जाने की भी लोग बात नहीं करते। ऐसा ही है ना, ऐसी एक कंट्री ग्रीस। ग्रीस है ने 7 एक साल पहले बैंकरप्ट डिक्लेयर हुआ था, मतलब उसके पास अपने डेट को पे करने के लिए पैसे नहीं थे, नौकरियां नहीं थी। ग्रीस में 40 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट है। आपको रिटायर होना तो हो जाओ, लेकिन उसके बाद में सब गवर्नमेंट संभाल लेगी, कमाने की जरूरत नहीं है। जो इतने साल तक तुमने मेहनत की ने वो सब अब गवर्नमेंट तुम्हारे लिए, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक। ग्रीस 40 साल वॉलंटरी रिटायरमेंट, सोचो। फिर सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग फोकस इज ऑन generating financial returns while also achieving positive social and environmental outcomes, aiming to enhance overall welfare। सोशल इम्पैक्ट यानी सोसाइटी की तरफ से तुम्हारे बिजनेस के ऊपर कौन सी इफेक्ट होती है या इंडिविजुअल के ऊपर कौन सी इफेक्ट होती है। हमेशा याद रखो फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं देखा जाता, सोसाइटी की तरफ अपना जो ड्यूटीज होती है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको पूरी करनी पड़ती है। और किसी चीज का एनवायरमेंटल आउटकम लिखा है, आउटकम यानी रिजल्ट। फिर रिटायरमेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज रिलेटेड टू रिटायरमेंट सेविंग्स, पेंशन प्लान्स एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। रिटायरमेंट सेविंग जैसे प्रोविडेंट फंड का कंपलसरी जो पैसा काटा जाता है सैलरी के अंदर से, उसके बाद में आपको ग्रेचुइटी का पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम पे, इनकेस अगर आप जॉब करते हो तो। ग्रेचुइटी है, लीव सैलरी है और पेंशन है, ये 3 चीजें ऐसी है कि जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो रिटायर होने वाले के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। एंड फाइनली पब्लिक हेल्थ में एड्रेस हेल्थ केयर एक्सेस, कितना आप हॉस्पिटल्स तक पहुंच पाते हो, यानी आपके पास इतने पैसे है कि नहीं। डिजीज प्रिवेंशन, बीमारी को दूर करना, एंड हेल्थ प्रमोशन टू इम्प्रूव ओवरऑल पॉपुलेशन हेल्थ एंड वेलफेयर। तो सबकी हेल्थ और वेलफेयर के बारे में बात यहाँ पे की जाएगी फाइनली।